जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, जय हिंद साथियों। मैं आपका अपना दानेश्वर सिंह परिहार हमारे भोरम देव इंस्पायर एजुकेशन हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है छत्तीसगढ़ में जनजाति। और आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बारे में, है नी। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं विशेष पिछड़ी जनजाति, सबसे पहला जो शब्द है नी, कि विशेष पिछड़ी जनजाति। तो देखिए ऐसा जो है कि भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना जब आई, है नी, 5वीं पंचवर्षीय योजना जब आई तो भारत सरकार ने क्या किया, 1974-78 के समय भारत की 75 ऐसी जनजातियों का चयन किया गया जिसमें जो है आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या समाज के मुख्य धारा से जुड़ने में संकोच महसूस करने वाली वो जनजाति समूह। वैसे तो सारी जनजातियां जो है ज्यादातर ये भाव रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जनजातियां थी जो ज्यादा ही पीछे हैं, उनका स्वास्थ्य या अन्य जो गतिविधि है, शैक्षिक गतिविधि है, उस रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है। तो ऐसी जनजातियों का चयन करके क्या किया गया, इनके विकास पर कार्यक्रम चलाया गया। अब इसमें क्या किया जाता है, जो केंद्र सरकार है वो विशेष योगदान देती है। इनको जो है केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी, दत्तक पुत्र मतलब इनके द्वारा विशेष तौर पे गोद लिया जाता है इन जनजातियों को, है नी। और इन जनजातियों के देख रेख में विशेष जो है जोड़ दिया जाता है। तो ये विशेष पिछड़ी जनजातियां होती हैं। अब यहां पर क्या किया गया कि भाई केंद्र सरकार अपना काम शुरू करती है और इस समय इसको नाम क्या दिया गया, तो भाई नाम दिया गया इसको पीटीजीएस, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब आदिम जनजाति समूह जो विशेष रूप से पिछड़ी है उनको इसमें सम्मिलित कर लिया गया। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके द्वारा इसको शामिल किया गया। इसमें भारत के 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ा गया और इसको इसमें लागू कर दिया गया। अब इसमें मैंने जैसे आप लोगों को आधार बताया कि भाई आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं पीछे हैं, पुरानी कृषि पद्धति का अपना के अभी भी झूमिंग कृषि कर रहे हैं, जनसंख्या स्थिर है या घट रही है, कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। तो ऐसी जनजाति, इसके अलावा समाज से काफी अलगाव है इनका, साक्षरता दर एकदम नीचे चला जा रहा है, स्वास्थ्य दर में उनकी कमी है। तो ऐसी जनजाति का जो है चयन किया गया और इनको जो है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में शामिल किया गया। तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति को आगे चलकर जब 2006 में हम लोग देखें तो इसका नाम परिवर्तन हुआ। इसको प्रश्न पूछा था, इसका फुल फॉर्म पूछा था, नाम इसका कब पीटीजीएस से जो है पीवीटीजीएस हो गया है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये क्या है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है पीटीजीएस का, और इसमें हम देखेंगे पीवीटीजीएस मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में जो है इसको ऐड किया गया है। तो इसमें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कहा गया है इसको। अगर हम हिंदी में देखें तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, ठीक। तो ये इसमें शामिल रहेगा। अब ये 2006 से ये नामकरण हो गया है पीवीटीजीएस, है नी, इसको हमें ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि भाई भारत सरकार 75 जनजाति समूह को जो है क्या की है कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, लेकिन अब उसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो इसमें शामिल रहेंगी। तो इसमें क्या किया गया है, 5 ऐसी जनजाति समूह। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब संयुक्त थे ना तो इसमें 7 जनजातियां आती थी, ठीक, जिसमें बिथेर और सहरिया जैसी जनजातियां भी शामिल थी। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया है किससे, मध्य प्रदेश से, तो इसके कारण अब हमारे राज्य में मध्य प्रदेश को छोड़ दें
तो अपने राज्य में हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 5 ऐसी जनजातियां हैं जो पीवीटीजीएस में शामिल हैं, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, देखो हमें ध्यान देना होगा कि एक जनजाति है हमारा, कौन सा जनजाति, अबू झमाड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति, अबू झमाड़िया जनजाति, है नी, अबू झमाड़िया जनजाति। तो अबू झमाड़िया जनजाति, इसकी जनसंख्या क्या है नी, तो इसकी जनसंख्या जो है अभी वर्तमान में देखें तो लगभग 22,000 के आसपास, 22,000 के ऊपर है। कहां पर निवासरत है, तो नारायणपुर के अबू झमाड़ की पहाड़ी में, ओरछा तहसील में विशेष तौर पे जो है ये निवासरत जनजाति आपको देखने को मिलेगा, अबू झमाड़िया जनजाति। इसके पश्चात बात करें अगर हम लोग, तो हमारी एक जनजाति है, जनजाति का नाम है बैगा जनजाति, और बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है, मैकल पर्वत में। अब मैकल के अंतर्गत गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम, इसके अलावा वहां जो लगा हुआ है मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से जो जिला है बिलासपुर जिला, वहां भी खैरागढ़, छुईखदान, गंडक जिले में, राजनांदगांव जिले में, और कुछ जो है आपको मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये मैकल पर्वत में निवास करने वाली जनजाति है। और छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति का है, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति में। वैसे तो ओवरऑल जनजाति में गोंड जनजाति का है 42 लाख के ऊपर, लेकिन हमें ध्यान देना है कि बैगा जनजाति जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में, यहां आप देख रहे हैं कि 89,000 के ऊपर जो है इनकी आबादी है 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, बैगा की है। अब यहां पर ध्यान देना है, बिरहोर जो जनजाति है विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे कम आबादी जो है इसकी है, 3100 के ऊपर है, ठीक। तो यहां पर ध्यान देना है, बिरहोर जो जनजाति है वो निवास कहां कर रही है, तो भाई सरगुजा संभाग के जसपुर जिले में, इसके अलावा रायगढ़ जिला, कोरबा जिला, बिलासपुर जिले में जो है कौन सी जनजाति, हमें बिरहोर जनजाति देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें कमार जनजाति का, तो कमार जनजाति जो है गरियाबंद जिले में विशेष तौर पे पाया जाता है, लेकिन जो पड़ोसी जिले हैं जैसे चाहे वो धमतरी हो कि महासमुंद हो, इन दोनों जिलों में ये जनजाति आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इन दोनों जिलों में ये जनजाति आपको देखने को मिलेगा। तो धमतरी में भी और महासमुंद में भी ये जनजाति का प्रभाव रहेगा, लेकिन विशेष तौर पे कहाँ है, गरियाबंद में ज्यादा मात्रा में है ना। तो यहाँ पर जो है 26,000 के ऊपर इनकी आबादी है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पहाड़ी कोरवा जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजातियों में 5वीं जनजाति आप देख रहे हैं, कौन सी जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति। पहाड़ी कोरवा जो जनजाति है वो हमारा जसपुर, बलरामपुर और इधर देख रहे हैं आप सरगुजा जैसे जिलों में, और इसके अलावा कोरबा जो जिला है वहां पर निवास करती है कौन सी जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति। पहाड़ी कोरवा जनजाति की आबादी 40,000 के ऊपर है भाई, ठीक। ये हम देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा गोद लिया गया जनजाति, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों में 5 जनजाति जो हैं छत्तीसगढ़ में आते हैं, जिसको आप देख रहे हैं, एक तो अबू झमाड़िया, एक देख रहे हैं आप बैगा, और एक देख रहे हैं बिरहोर, एक आप देख रहे हैं कमार, तो एक आपका पहाड़ी कोरवा है। तो 5 आपका इधर क्लियर। फिर हमें ध्यान देना होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी जनजातियों को 2002-3 के अनुसार जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कहीं या छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के दत्तक पुत्र के रूप में ये 2 जनजातियां हम देख सकते हैं, जिसमें एक जनजाति है पंडो जनजाति और एक जनजाति है कौन सी जनजाति, भुंजिया जनजाति, ठीक। तो इनके लिए विशेष प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब आते हैं आगे दोस्तों, देखो इसमें क्या होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति अबू झमाड़िया जनजाति, ठीक है। अबू झमाड़िया जनजाति के बारे में अब हम अच्छे से समझना शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला जो शब्द आ रहा है हम देखते हैं अबू झमाड़िया, ठीक है। तो अबू झमाड़िया जो जनजाति है स्वयं को जो है क्या कहती है, मेटाभूम कहती है। और मेटाभूम का अर्थ समझिएगा भाई, मेटाभूम का अर्थ क्या होता है, अज्ञात।
स्वयं को दुनिया से अज्ञात मानने वाली जनजाति है कौन सी जनजाति? अबुझ हमाड़िया जनजाति। तो ये जनजाति आई कैसे, है नी, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई है? तो मान्यताएं अनेक हैं, अनेक किद्वंतियां बताई जाती हैं, जिन किद्वंतियों में आप देखते हैं कि गोंड जनजाति के प्रेमी जो युगल जोड़ा है वो जाकर कहाँ निवास करने लगे भाई? तो अबुझ हमाड़ की पहाड़ी में जाकर निवास करने लगे, और उन्हीं के जो संतान है आगे चलकर अबुझ हमाड़िया कहलाए। ताकि देखो, अबुझ माड़िया का वैसे वास्तविक जो अर्थ है ये जिनको बूझा ना जा सके, है नी, जिनको जानना कठिन है, वो दुनिया से अज्ञात हैं, अपने आप को अज्ञात कह रहे हैं, मेटाभूम कह रहे हैं, तो इनका ये जो है मानना है। एक किद्वंती ये कहता है, एक किद्वंती ये कहता है कि इनके जो आदि पुरुष थे कस्तूर नागा, इनका नाम क्या था? कस्तूर नागा। तो कस्तूर नागा जो है कहाँ जाके निवास करने लगे? यहीं अबुझ हमाड़ की पहाड़ी में एक जगह है कचमुंडा पहाड़, तो कचमुंडा पहाड़ में जाकर निवास करने लगे। और उन्हीं का जो संतान है, इनका दो संतान हुआ, एक संतान जो है मुंज जो कि बंदर, और एक संतान जो है कोवे, कोवे वानर रहा। तो जो मुंज बंदर था वो आगे चलकर माड़िया के रूप में जाना जाने लगा, और जो कोवे वानर है वो कोइतोर कहलाए। तो यहाँ पर क्या होता है, वही जो माड़िया है उसी से आगे चलकर दो शाखाएं बनी। जो पहाड़ों में निवास करने लगे वो अबुझ हमाड़िया कहलाए, और जो मैदानी भागों में आकर निवास करने लगे वही जो जनजाति है वो आगे दंडामी माड़िया कहलाई। माड़िया की ये शाखाएं हैं, इसी कारण अबुझ हमाड़िया जनजाति को हील माड़िया भी कह देते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं भाई, जो पहाड़ों में निवास करती है। तो अबुझ हमाड़ की पहाड़ी से इनका विशेष लगाव है। किद्वंती ये भी बताया जाता है कि जो प्रलय का समय रहा, जब पृथ्वी पूरा जलमग्न हो गई, तो ये लौकी तुम्बा के सहारे, जो है लौकी के सहारे बच गए, और इसी कारण जो है इस जनजाति में लौकी जो है विशेष पूजनीय है। और इसके अलावा इस जनजाति में लौकी शिल्प कला भी आपको देखने को मिलेगा भाई। शिल्प कला में लौकी शिल्प कला करती है ये जनजाति, अबुझ हमाड़िया जनजाति। तो जो लौकी होता है ना, उसको सुखाकर उसमें विशिष्ट रंग रोगन का कार्य करती है, उसको सजाती है अच्छे से। तो ये कौन सी जनजाति करती है भाई? अबुझ हमाड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसी के सहारे बचे हैं, तो ये विशेष है। इसके अलावा पूछ देते हैं कि भाई लौकी या तुम्बा जो है विशेष पूजनीय कौन सी जनजाति में है? तो अबुझ हमाड़िया जनजाति में विशेष पूजनीय है, ये हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ क्या होता है, अबुझ हमाड़िया जो जनजाति है वो निवास कहाँ कर रही है? मैंने शुरुआत में ही जब चर्चा शुरू किया तो मैंने आप लोगों को बताया कि नारायणपुर के अबुझ हमाड़ की पहाड़ी में ये जनजाति निवास करती है। जो ओरछा तहसील है उसको अबुझ हमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है अबुझ हमाड़ जो क्षेत्र है, ये 2009 तक प्रतिबंधित क्षेत्र था, अर्थात आम लोगों का यहाँ पर आना जाना प्रतिबंधित था, क्योंकि जनजाति जो समुदाय है अबुझ हमाड़िया जनजाति, वो सहज महसूस नहीं करती थी अन्य जो लोग हैं दुनिया के, उनसे जुड़ने में असहजता महसूस हो रही है, तो इस कारण प्रतिबंध रखा जाता है ऐसे क्षेत्रों को। बिना अनुमति के आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, या उस विशिष्ट समुदाय के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनके सहारे आप आ जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां बनती थी, उनके माध्यम से बातचीत होता था। तो ये आप देखेंगे, और यहाँ पर जो है प्रवेश प्रतिबंधित रहा 2009 तक। उसके बाद जो है आम लोग आ जा सकते हैं, अबुझ हमाड़ के पहाड़ी में मिलजुल सकते हैं, ये सब आप देखेंगे। आप जनजाति विद्रोह में एक विद्रोह देखते हैं, भोपालपट्टनम विद्रोह। 1795 के आसपास ये विद्रोह क्यों हुआ है? क्योंकि जो ब्रिटिश यात्री हैं, यूरोपीय यात्री, वो बस्तर में प्रवेश करना चाह रहे हैं और जनजाति वर्ग उसका विरोध करती है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे भोपालपट्टनम विद्रोह के रूप में। ठीक है, मिस्टर जो ब्लंट हैं और मिस्टर जो कुमुक हैं वो प्रवेश करना चाहते हैं बस्तर के अंचल में, तो जनजातियों के द्वारा इसका विशेष रूप से विरोध किया गया था, भोपालपट्टनम विद्रोह। और इसमें जनजाति वर्ग सफल भी रहे हैं और उनको वापस जाना पड़ा है, फिर यहाँ से वो बस्तर में भ्रमण नहीं कर पाए थे। तो काफी लंबे समय तक जो है ये स्थिति हमें देखने को मिला है अबुझ हमाड़ के क्षेत्र में। चलिए देखो, जो अबुझ हमाड़िया जनजाति है उनका जो घर है, निवास जो है, वो पहाड़ियों के तलहटी में बसे होते हैं। अब इनका जो घर होता है नी, घर का निर्माण ये स्वयं करेंगे। किससे करेंगे? तो भाई घरों का जो निर्माण है ये लकड़ी
और घास फूस इत्यादि से करेंगे। अब इसमें क्या होता है, कुछ विशेष चीजें होती हैं, जैसे ये जनजाति अपने घरों में जो अगहा है, सामने का जो क्षेत्र होता है उसको अगहा कहते हैं, या हमारा जो बरामदा का क्षेत्र होता है जहां पर ये बैठक कक्ष रखते हैं, है ना, कोई मेहमान आ जाए तो उसके बैठने उठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर होती है। घरों में एक विशेषता आप देखेंगे, घरों में रोशनदान खिड़की बिल्कुल नहीं होता है, सिंपली 2-3 कमरों का घर होगा, घर में आंगन होगा। कुछ विशेष जो शब्दावली उपयोग किया जाता है उनके बारे में मैं चर्चा कर दूं। अगहा जो है असल में बैठक कक्ष को क्या कह दिया जाता है, अगहा कह दिया जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है, एक हमें देखने को मिलेगा संग्रहण कक्ष, संग्रहण कक्ष जिसको क्या कहा जाता है, लोनू कहा जाता है, संग्रहण कक्ष को लोनू कहते हैं। और घर के देवी देवता का जो है निवास भी यहाँ पर होता है, घर का जो देवी देवता है उसका भी निवास मानते हैं। इसके अलावा घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, है नहीं, जो बीत गए हैं, उनका भी निवास मानते हैं वहां पर, उनको भी देव के रूप में पूजते हैं। तो जो स्मृति है, पूर्वजों का स्मृति भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहीं न कहीं उनका भी पूजा करते हैं। और इसके अलावा घर के जो कुल देवी देवता हैं उनकी पूजा, और इसके अलावा संग्रहण कक्ष के रूप में आप इसे देखेंगे। इसके अलावा आंगड़ी क्या है, तो आंगड़ी असल में जो रसोई घर है उसको क्या कहेंगे भाई, आंगड़ी कहेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से घरों का निर्माण स्वयं करेंगे, लकड़ी बांस इत्यादि से जो है, और इसके अलावा घास फूस का जो है माफ करिए, घास फूस का जो है इसमें छप्पर उप्पर का उपयोग करते हैं। रोशनदान बिल्कुल नहीं होता है, रोशनदान की व्यवस्था नहीं होती है। घरों में बाड़ी जरूर रहेगा, घर के पीछे की ओर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, घरों के पीछे बाड़ी जरूर आपको देखने को मिलेगा। और संभवतः संभावना ये भी रहती है कि घरों के सामने भी कहीं कहीं पर आपको बाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है अबूझ हमारिया जनजाति में जो है, यानी घरों की स्थिति क्या है, आंगड़ी क्या है, लोनू क्या है, अगहा क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और इसके पश्चात जो है हम लोग चर्चा करते हैं इनके कुछ घरेलू सामानों का, भोजन व्यवस्था का, शिकार हेतु किसका उपयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है चीजें हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात मैं जाना चाहूंगा इसमें आप लोगों के साथ कि भाई ये जो जनजाति है इसके द्वारा घरेलू सामान में अल्पांजी, अल्पांजी क्या है, सोने के लिए जो बिस्तर उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, अल्पांजी कहते हैं। अब छत्तीसगढ़िया आदमी कथरी में सो जथेगा, है नहीं, उहिल का के दिस, अल्पांजी के दिस। तो अबूझ हमारिया जनजाति के द्वारा जो सोने के लिए बिस्तर जो उपयोग किया जाता है वो क्या है आपका, अल्पांजी है। उसी में आप देखते हैं पोवई शब्द को, तो पोवई क्या है असल में, चटाई, वो चटाई जो बैठने के लिए उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पोवई कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं चोरिया या टंगनी क्या है, तो भाई देखिए चोरया या चोरिया ये शब्द आप सुनते हैं, तो मछली के लिए ना क्या किया जाता है, मछली पकड़ते हैं खाद्यान्न के लिए, तो उसमें ना बांस का अपना कुछ मैं आकृति अगर ले लूं, हाँ ये अपने पास है, इसको थोड़ा सा ऐसा ले लें तो होगा क्या, इसमें ना बांस का ऐसा त्रिभुज के शेप में, लेकिन ये थोड़ा सा शंकु टाइप रहेगा ऐसे। तो इसमें जो है ना ऐसे बांस को बीच बीच में अपना एक तरफ जो है, ठीक है, जैसे अपना बर्थडे वाला टोपी नहीं रहता है, समझ गए, वैसा शंकु, और उसमें जो है बीच से आपका उसको खेत के मेड़ वेड़ में या कहीं पतला जो है धार चल रहा है पानी का तो वहां पर लगा देते हैं, और बांस का रहता है वो तो पानी निकल जाता है और मछली जो है उसमें रुक जाता है, उसे ही जो है चोरिया कहते हैं। तो ये आपको मछली जाल या टंगनी, टंगनी जो है मछली जाल होता है असल में, ठीक है, और चोरिया जो है बांस से बनाया जाता है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा भाई, जनजाति के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। मूसल ढेंकी जाता, ये सब आप समझ रहे होंगे, मूसल ढेंकी अनाज को कूटने के लिए उपयोग किया जाता है, मूसल और ढेंकी का। और इसके अलावा जांता क्या है, तो जांता अनाज को पीसने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि भाई आधुनिकता से उतना अभी जो है जुड़ाव नहीं हो पाया है, अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसका उपयोग अभी भी होता है, सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अभी भी इस क्षेत्र में ये सब
आपको उपयोग देखने को मिलेगा इन जनजातियों के द्वारा। भोजन हेतु क्या करेंगे, तो ज्यादातर वैसे अब जो है एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग होने लगा है, लेकिन इसके पूर्व जो है मिट्टी के बर्तन, इसके अलावा लोहे, पीतल, ये सब के बर्तनों का उपयोग होता है। मतलब पहले भी होता था, अभी भी होता है। और अब क्या होता है, सील, कुल्हड़, ये सब भी देखने को मिलेगा आपको, है नहीं, वो सब आम बात है। देखिए शिकार के लिए क्या करेंगे, तो शिकार हेतु जो है फरसा, टंगिया, तीर कमान, फांदा। अब भाई सिंपल सी बात है, खाद्यान्न का संग्रहण भी करेंगे समय समय पर। सुबह उठे, अब मान लो सब्जी नहीं है, निकल गए अपना तीर कमान लेके, है नहीं, टंगिया लेके, फरसा लेके। अब देखो टंगिया और फरसा में थोड़ा बेसिक अंतर ये हो जाता है, जब छोटा रूप में आप देखें तो वो टंगिया है, और एकदम अर्ध चंद्राकार आकृति में बड़ा सा दिखे तो फरसा हो जाता है नहीं। तो ऐसे औजारों का उपयोग, फांदा लगाएंगे भाई, पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए, शिकार करेंगे उनका, ठीक है, भोजन खाद्य संग्रहण करेंगे। तो कृषि, अब ये सब आपको उपयोग में देखने को मिलेगा, शिकार हेतु इसका उपयोग करेंगे। अब कृषि उपकरण में अगर हम लोग देखें, तो कृषि उपकरण में हल, ठीक है, गैंती, रापा, रापा में फावड़ा, ये सब, कुदाली, टंगिया, ये सब देखने को मिलेगा। गैंती कुदाली में अंतर ये होता है, बेसिकली कुदाली एक तरफ ऐसा रहेगा, है नहीं, और गैंती जो है आप लोग समझ पा रहे होंगे, दोनों तरफ ऐसा रहेगा खोदने के लिए, कुदरा भी कह देते हैं अपना, है नहीं। तो ये सब देखने को मिलेगा, ये सब का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जो है इस जनजाति में हम स्त्रियों के कुछ आभूषण पर अगर देखो, सामान्यतः ऐसे तो जो है बहुत सारे आभूषण, चाहे वो खीनवा हो, खेनवा हो, चूड़ी, पटा, करधान, टोड़ा, सबका उपयोग करेंगे। कुछ विशेष जो चीज हमको देखने को मिलेगा, तो भाई स्त्रियों में जो गोदना है वो आभूषण के रूप में उपयोग होता है। माथे पर, नाक पर, कान इत्यादि जो शरीर के विशिष्ट अंग हैं, उन पर जो है आप देख रहे हैं कि ये गोदना को आभूषण के रूप में भी जनजातियां जो है गोदवाती। ठीक, यहां पर आप देखेंगे कि भाई गीलट, गीलट क्या है, असल में नकली चांदी के गहने होते हैं, जिसको क्या कह देते हैं, गीलट कह देते हैं। तो इनका उपयोग ये जनजाति करती है, ये प्रचलन होता है, शरीर के सभी अंगों में अलग अलग जो अंग है उसमें प्रचलित रहता है ये जो गहना है, गिलट, चांदी के नकली आभूषण। इसका उपयोग इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक शब्द आपको विशेष देखने को मिलेगा जिसका नाम है सुडेल। सुडेल क्या है, ऐठी जो है उसके लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है इस जनजाति के द्वारा, सुडेल, जो कि हाथ में पहनने वाला आभूषण है, आप समझ रहे होंगे, है नहीं। तो सुडेल शब्द किसके लिए, ऐठी के लिए उपयोग करते हैं। गिलट क्या है, तो चांदी के जो नकली गहने होते हैं उसको इस जनजाति के द्वारा उपयोग किया जाता है नहीं। तो उसे क्या कह देते हैं, गिलट कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वस्त्र की बात करें तो इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो लुगरा पहनेंगी। वो ज्यादातर जो है नहीं, जो लुगरा है उसको घुटने तक पहनती हैं, घुटने के नीचे नहीं, बल्कि घुटने तक जो है इस जनजाति के द्वारा उपयोग किया जाता है। पुरुष वर्ग जो है लंगोटी, लुंगी, पंछा, इस सब का उपयोग जो है करती है। अब जो है धीरे धीरे विकास हो रहा है नहीं, वो भी पैंट पहनेंगे, ट्राउजर पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें उपयोग की जाती हैं, अभी भी की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि लंगोटी, लुंगी, पंछा नहीं पहनेंगे, पहनते हैं, ठीक। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात आते हैं हम लोग कि इस जनजाति वर्ग के द्वारा जो है खाद्य भोजन में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखो, जो अबुझ हमारिया जनजाति है इसके द्वारा भोजन में आम जो है, जैसे पेज के रूप में किसका उपयोग कर लेंगे, तो भाई पेज में इनके द्वारा जो है चावल का भी उपयोग किया जा सकता है, कोदो कुटकी का भी उपयोग किया जा सकता है, मक्का का उपयोग किया जा सकता है, मड़िया का उपयोग किया जा सकता है, कोदो कुटकी और चावल का भात भी उसको पकाकर सेवन कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। और अब क्या होता है, अब देखो जैसे काम धाम में निकल रहे हैं, सुबह सुबह निकल रहे हैं, तो एकदम सरल एवं सहज जो है नाश्ता हो जाता है पेज, ठीक है। सुबह सुबह निकली, अपना पेज पी ली, या दोपहर का भोजन है नहीं, विशेष तौर पे जनजातियों में आप पेज को देखेंगे, सुबह का जो भोजन होता है वो बासी का उपयोग करेंगे। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। रात का जो भोजन है वो बियारी है नहीं, सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं उसमें। तो भोजन में पेज, भात, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इन अनाजों का उपयोग कर लेते हैं। दाल में मुख्यतः मूंग दाल, उड़द, कुल्थी, ये सब का उपयोग जो है करते हैं। इसके अलावा
जंगली कंदमूल फल का भी उपयोग कर लेते हैं, मौसमी जो भाजी होता है उसका भी उपयोग कर लेंगे, सब्जी वब्जी उगा लेते हैं बाड़ी में। इसी कारण मैं शुरू में ही बोल रहा हूं कि घरों में बाड़ी अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक। अब भाई इसके अलावा मांसाहार में शिकार भी करेंगे, पड़की, गिलहरी, तोता, लोमड़ी, कौवा, बगुला, खरगोश, चूहा, शाही, मुर्गा, बकरा, सुअर, मछली, ऐसे का मांस का भी उपयोग जो है कर सकते हैं, खाद्यान्न में करते हैं, है नहीं। इस जनजाति में आप देखेंगे इन सबको। तो ये सब आप देखते हैं। अब पेय पदार्थ में आम बात है, महुआ का जो शराब है, इसके अलावा जो सल्फी होता है, इसका उपयोग आम है, एकदम आम बात है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के संस्कारों में इस जनजाति के द्वारा जो है उपयोग किया जाएगा। मतलब ओवरऑल ज्यादातर जनजाति वर्ग में जो है पेय पदार्थ का विशेष महत्व है। ठीक। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों में महुए का शराब, सल्फी, इन सब का सेवन इस जनजाति वर्ग के द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग कि भाई इस जनजाति के द्वारा कृषि में क्या किया जाता है। देखो, कृषि जो स्थल होता है, इनके द्वारा जो कृषि किया जाता है, उस स्थल को क्या कहते हैं? कघई कहते हैं। क्या कहते हैं? कघई कहते हैं। और जो झूमिंग कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि क्या होता है? स्थानांतरित जो कृषि है वो असल में एक स्थान पे नहीं होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से जो है ये खेती करेंगे। कैसे खेती करेंगे कि भाई आज यहाँ पर वृक्ष है, यहाँ के वृक्ष को काट दिए और वहां पर जो है मैदानी भाग बना के बढ़िया सा खेती वेती करने लगे, क्योंकि वो जमीन उपजाऊ रहेगी, है नहीं। जो पौधे हैं वो अपना खाद खुद बनाते हैं, उनका जो पतझड़ हुआ वही खाद बन गया उनके लिए। तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है 2-4 वर्ष तक रहेगी, उसके बाद वो उर्वरक क्षमता कम होने लगती है, फिर दूसरे जगह चले जाएंगे। तो ये पलायन खेती है, असल में एक जगह ना रह के अनेक अनेक जगह पर खेती करना, वृक्षों को काट कर। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो अब ये स्थायी कृषि का रूप ले रहा है नहीं। मतलब इस जनजाति के द्वारा स्थायी कृषि भी की जा रही है। हालांकि जो झूमिंग कृषि है उसको क्या कहते हैं? पेद्दा कहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। तो अब स्थायी कृषि में बदल रहे हैं भाई, बढ़िया सा कपास का खेती कर रहे हैं, मूंग, उड़द, अरहर, धान इत्यादि जो खेती है वो अच्छे से होने लगा है अब। ठीक है, सुधार हुआ है उसमें, है नहीं। अब जंगल से क्या एकत्र करेंगे? तो जंगल इनका जीवन है, वहां से तेंदुपत्त तक संग्रहण करेंगे, शहद, कोसा, लाख, बहेड़ा, गोंद, ठीक है, महुआ, धवई फूल, हर्रा, ये सब का जो है क्या करेंगे? संग्रहण इस जनजाति के द्वारा किया जाएगा, है नहीं। अब इसका संग्रहण के अलावा जो है इस जनजाति में आप देखेंगे कि भाई क्या पशुपालन भी करते हैं? बिल्कुल पशुपालन करेंगे। पशुपालन में अब भाई घर में बाड़ी है मान लो, है नहीं, उसी में छोड़ दिए मुर्गी उर्गी को, ना वो काम हो गया। सुअर पालन कर लेते हैं, इसके अलावा बकरी बकरी पालन कर लेंगे। ये सब जो है इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये आप देखेंगे। ठीक। आगे आते हैं। इसके पश्चात आप आते हैं कि भाई इस जनजाति की एक और विशेषता है कि ये जनजाति क्या है? पितृवंशीय है, पितृसत्तात्मक है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है नहीं। लेकिन पिता के वंश के आधार पर ये जनजाति चलेगी, ना कि माता के वंश के आधार पर। अब यहां पर आप ध्यान देना कि इनमें एक बात आता है गोती। ठीक है, उस वंश को जो है कैसे विभाजित किए हैं? तो गोती के आधार पर किए हैं। और गोती का अर्थ क्या है? असल में गोत्र। गोती का अर्थ है गोत्र। तो भाई यहां पर आप देखेंगे अक्का, मंडावी, धुरवा, उसेंडी, मरका, गुंठा, ठीक, अटमी, लखमी, बड्डे, थोंडा, ये सब देखने को मिलेगा इनके गोत्र में, जो कि क्या कहलाता है? गोत्र, गोती कहलाता है। क्लियर? तो ये आप देखेंगे ये पितृवंशी जो अबुझमाड़िया जनजाति है, पितृ के वंश के आधार पर चलने वाली है। गोती जो कि गोत्र है, जिसमें आपने देखा अक्का, मंडावी, धुरवा, उसेंडी, ठीक है, मुरका, गुंठा, अटमी, लखमी, बड्डे, थोंडा, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक। आगे आते हैं भाई,
इसके अलावा इस जनजाति में हम चर्चा करने वाले हैं कूर्मा। ठीक है, कूर्मा क्या है? तो भाई कूर्मा जो है प्रसव हेतु विशेष तौर पे पृथक झोपड़ी का निर्माण इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। अबुझ हमारिया जनजाति द्वारा प्रसव हेतु अलग से झोपड़ी का निर्माण किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? कूर्मा कहते हैं। कूर्मा की विशेषता यह है कि प्रसव के लिए वहां पर जो प्रसूता होती है, जो स्त्री होती है, उसको ले जाते हैं। वहां पर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो रिश्तेदार महिलाएं हैं, वो जो है प्रसव कार्य को कराएंगी। शिशु के नाल को जो है इस जनजाति के द्वारा ध्यान देना है, तीर से काटेंगे या छुरी से काटेंगे। ठीक है, तीर या छुरी से जो है काटेंगे शिशु नाल को, ये हमें विशेष ध्यान देना है। अब प्रसूता को क्या किया जाएगा? भाई प्रसूता जब बच्चे को जन्म दे दी तो बच्चा और प्रसूता जो है उसी झोपड़ी में निवास करेंगे 5 दिन तक, जिसमें प्रसूता को जो है 5 दिनों तक चावल दाल की जो है खिचड़ी खिलाई जाएगी। इसके अलावा जो है उसको हल्दी, सौंठ, पीपर, तुलसी, गुड़, अजवाइन इत्यादि का जो है काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है छठवें दिन प्रसूता और शिशु को जो है नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाकर बढ़िया जो है नी, क्या किया जाता है? गृह जो देवता होता है उसका पूजा वूजा करते हैं, उसको प्रणाम करेंगे। और उसके बाद जो है शिशु के नामकरण का संस्कार अर्थात छठी का कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे सामाजिक भोज इत्यादि का जो है आयोजन किया जाएगा। और इसी अवसर पर मैं शुरू से अंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाला है इनका संस्कार, जिसमें क्या है पेय पदार्थ महुआ और सल्फी का उपयोग इसमें करेंगे। ठीक, तो इसका सेवन इस समय किया जाता है नी। सामाजिक भोज होगा, मदरा के रूप में जो है आप महुआ सल्फी को देख सकते हैं। तो ये सब जो है इस समय आयोजित किया जाता है, ये हम इसमें देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कूर्मा के पश्चात हम देखते हैं विवाह की कुछ स्थितियां, जिसमें अबुझ हमारिया जनजाति में वैसे अभी तो प्रतिबंधित है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता था कि 18-19 वर्ष का जो युवक है, युवती जैसे 16-17 साल की हो गई, उनका विवाह कर देते थे। विवाह कैसे होता था? तो भाई अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि होता है, लेकिन अब क्या किया गया? प्रशासन जागरूकता फैला रही है, बाल विवाह पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। और 18 वर्ष की जो युवती है और 21 वर्ष का जब युवक हो जाएगा तब उसका विवाह करना है, क्योंकि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो इस स्त्री है वो 18 वर्ष के पश्चात, और जो युवक है, जो पुरुष है, वो 21 वर्ष के पश्चात जो है नहीं, इसमें दक्षता हासिल करते हैं। इस कारण ये सब है भाई। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है, जब वर वधु पक्ष के द्वारा जो है, अब जो बड़े बुजुर्ग हैं वो शादी को जब तय कर लेते हैं कि हाँ भाई अब शादी होने वाला, तय कर लिए, ठीक है, कि इसके लड़की लड़का का विवाह अब होगा, तो जो वर पक्ष है और वधु पक्ष है आपस में बातचीत करते हैं। और एक जो होता है इसमें विशेष चीज वो है सूक। सूक क्या है? सूक असल में जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो जो वर पक्ष है उसको वधु पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला जो उपहार है, वधु धन कह दें उसको, वधु धन, तो उसका रिश्ता पक्का होने के बाद जो बड़े बुजुर्ग हैं उसको तय करेंगे भाई सुख को, है नी, वही होता है सुख। तो ये वधु धन होता है जिसमें सिंपली अनाज, दाल, गुड़ और नगद रकम इत्यादि का जो है नी, तेल इत्यादि, नगद रकम, ये सब जो है क्या करेंगे, तय करते हैं बड़े बुजुर्ग कि क्या देंगे क्या लेंगे, ये सब होता है। इस जनजाति में खास बात और आपको देखने को मिलेगा कि इस जनजाति में वधु पक्ष जो है वर पक्ष के गांव में जाकर निवास करेगी और वर पक्ष के घर में विवाह कार्य को संपन्न कराया जाता है। विवाह कार्य जो है इनके जाति के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो विवाह कार्य को संपन्न कराते हैं बुजुर्गों के द्वारा, ये हमें ध्यान देना है। इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के विवाहों की मैं बात करना चाहूंगा, जैसे बिथेर विवाह, है नहीं, बिथेर विवाह। तो ये बिथेर विवाह क्या होता है? देखिए भाई, बिथेर जो विवाह होता है उसमें सहपलायन विवाह कहते हैं इसको। बिथेर विवाह क्या है? सहपलायन विवाह है। तो सहपलायन मतलब इसको हम ऐसा भी देख लेते हैं कि उड़हरिया भागना,
है नहीं, एक साथ जो है सह पलायन कर जाना, जो युवक युवती है एक दूसरे को पसंद करते हैं तो भागकर शादी कर लेते हैं। कैसा विवाह है? बिथेर विवाह है। ठीक, कैसा विवाह है? तो आप देखेंगे इसको बिथेर विवाह, बिथेर विवाह। ठीक, सह पलायन विवाह है जिसमें भागकर युवक युवती शादी कर लेंगे। ओडियत्ता विवाह क्या है? ओडियत्ता घुसपैठ विवाह, घुसपैठ विवाह है ना। घुसपैठ विवाह कैसे? युवती युवक को पसंद कर रही है तो युवती जबरदस्ती जो है युवक के घर में घुस जाएगी। ओडियत्ता विवाह है। कौन सी जनजाति में प्रचलित है? अबूझ हमारिया जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा इस जनजाति में चूड़ी पहनावा विवाह जो कि पुनर्विवाह है, या फिर होता क्या है, पति को त्याग कर अगर मायके में बैठी हुई है तो भी जो स्त्री है वो अन्य पुरुष से विवाह कर सकती है, तो उसको चूड़ी पहनावा विवाह कह देते हैं, या विधवा पुनर्विवाह के रूप में भी आप देखते हैं इसको। तो ये इस जनजाति में ये सब आपको देखने को मिलेगा, बिथेर विवाह, ओडियत्ता विवाह और चूड़ी पहनावा विवाह। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके पश्चात जो है हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आपने देखा सूख क्या है? सूख सिंपल सी बात है, वधूधन है ना। वधूधन मतलब जब बड़े बुजुर्ग रिश्ता तय कर लिए तो वर पक्ष को कितना जो है, क्या दाल या अनाज या फिर तेल गुड़ नगद रकम इत्यादि कितना देना है उसका जो है निर्धारण करते हैं, उसी वधूधन को सूख कहा जाता है भाई, अबूझ हमारिया जनजाति में, है नहीं। तो ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो अब क्या होता है इस जनजाति मतलब अबूझ हमारिया जनजाति में विशेष तौर पे जो है एक प्रचलन है। देखो वैसे तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि इस जनजाति में जो मृतक है उसको मुखाग्नि नहीं दिया जाएगा, मतलब जलाते हैं, जलाएं ना, ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं रखा गया है, नहीं जलाना है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज्यादातर इस जनजाति में जो है मृतक को क्या कर दिया जाता है, दफनाया जाता है नहीं। तो एक जो संस्कार है वो आप देखेंगे जिसको हम हनाल गट्टा या अनाल गड्या के रूप में देखते हैं। अनाल गड्या या हनाल गट्टा कहीं कहीं नाम मिलता है। तो ये असल में है क्या? असल में क्या किया जाता है, जो इस जनजाति वर्ग में जो संपन्न है, जो विशिष्ट वर्ग है, उनकी स्मृति में जो है नहीं, जो शमशान होता है वहां पर एक चबूतरा बनाया जाता है लगभग 8 फीट ऊंचा, और इसका जो चौड़ाई है वो 4 फीट के आसपास आपको देखने को मिलेगा इस अनाल गड्या या हनाल गट्टा का। ठीक, तो ये सब किया जाता है और उसमें जो है विशिष्ट देवी देवताओं का, भूत प्रेत का, और जो इनके संस्कार होते हैं उसका, पशु पक्षी का, ये सब का चित्रात्मक जो है वर्णन आपको इस पूरे लकड़ी का बना होता है, तो चारों तरफ वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस जनजाति का विशिष्टता है। इसमें हमें ध्यान रखना है अनाल गट्टा को। ठीक है, ये एक विशिष्ट आपको संस्कार के रूप में देखने को मिलेगा, मृतक संस्कार है नहीं, जिसमें लकड़ी का बना होता है ये। ठीक, मृत्यु के तीसरे दिन जो है इनके द्वारा मृत्यु भोज कराया जाता है। इस जनजाति के द्वारा मृत्यु के तीसरे दिन मृत्यु भोज कराया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यही है अनाल गड्या, या फिर आप देखते हैं क्या, हनाल गट्टा को। चलिए नेक्स्ट, परंपरागत इनका पंचायत होता है। इनके जो गांव होते हैं उनको माड़ क्षेत्र कह देते हैं, और उस माड़ क्षेत्र में जो है, क्योंकि भाई शांति व्यवस्था बनाए रखना है, कानून व्यवस्था ठीक ठाक रहे, इनका सामाजिक रीति रिवाज ठीक ठाक रहे, जो विवाद है उनका निपटारा कर सकें, जाति संबंधी कोई नियम कानून है उसमें कोई बदलाव करना है या और कुछ नई बातों को जोड़ना है नहीं, या जो पुरानी बातें उनको हटाना है, इन सब बातों का उल्लेख इसमें हम देखने को मिलेगा। मतलब ये समय समय पर मीटिंग करते रहेंगे, है नहीं। जैसे आप देखे होंगे ना, कई समाज में मान लो डीजे बजाना प्रतिबंध कर देते हैं, जो सामाजिक आयोजन है उसमें बहुत होड़ हुड़दंग करते हैं तो डीजे बजाना बंद कर दो या ये चीज बंद कर दो, है नहीं। ऐसा
कर देते हैं शुरू। तो ऐसा ये जनजाति समुदाय भी ऐसा करती रहती है। तो माड़ क्षेत्र में इन सब का क्रियान्वयन करते रहते हैं और ये परंपरागत पंचायत का आयोजन करते हैं, जिसमें इस परंपरागत पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाएगा, मांझी कहलाएगा। और उस मांझी के नीचे भी कुछ काम करने वाले लोग होते हैं। गांव का पटेल होगा, उसके नीचे पारा मुखिया होगा और गायता। सबको हाका पार के बुलाएगा नहीं भाई, सुनो सुनो गांव वालों करके। तो ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका मुखिया कौन रहेगा, मांझी रहेगा, मांझी के नीचे पटेल, और पटेल के नीचे पारा मुखिया, पारा मुखिया के नीचे गायता। भी गायता वो पूरा सब गांव को एकत्रित करने का कार्य करता है। तो ये हमें ध्यान देना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इनके देवी देवता को। देवी देवता में आप देखते हैं भाई कि इनकी जो देवी है वो है बूढ़ी माई या बूढ़ी डोकरी भी कह देते हैं इसको। इसके अलावा जो है इनके द्वारा देवता के रूप में भाई है नी बूढ़ा देव पूजा किया जाता है, ठाकुर देव जिसको जो है टालू भेंट भी कह देते हैं, है नी। लिंगोपेन, वैसे तो जो घोटुल परंपरा आप देखते हैं, इनका जो युवागृह है इसमें घोटुल के जो देवता हैं वो कौन है, लिंगोपेन है। ठीक, तो इन्हीं के द्वारा जो है सेमल वृक्ष के नीचे घोटुल परंपरा का आयोजन शुरू किया गया था। और घोटुल जो इनका जो पारंपरिक कार्य होता है नी, जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सारे ज्ञान जो है युवक युवतियों को देना इन्होंने शुरू किया था। तो इनको घोटुल का देवता माना जाता है लिंगोपेन को। तो मुड़िया माड़िया जनजाति में विशेष तौर पे पूजनीय देव है लिंगोपेन। इसके अलावा जो घर के देवता हैं उसमें आप देखेंगे बड़े पेन, मंझला पेन, छोटे पेन के रूप में देवता का पूजा किया जाता है। साथ ही साथ जो है गोत्रानुसार अलग अलग कुल देवता के लोग पूजा करते हैं। प्रकृति रूपी देव की पूजा, हर जनजाति प्रकृति से जुड़ी हुई है, जिसमें प्रकृति रूपी देव जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, नदी, पहाड़, वृक्ष, नाग, ठीक है, हिंदू देवी देवता पूजा, ये सब जो है इस जनजाति में आपको देखने को मिलेगा। इनका पूजा पाठ करते हैं भाई। बलि के रूप में मुर्गा, बकरा, सुअर इत्यादि बलि जो है इस जनजाति के द्वारा दिया जाता है नी। तो ये आप देवी देवता में देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं कि भाई त्योहारों में इस जनजाति के द्वारा क्या मनाया जाता है, पोला का त्योहार मनाया जाता है, ककसाड़ पर्व मनाया जाता है, पंडुम पर्व मनाया जाता है। ठीक है, पंडुम पर्व मनाया जाता है। तो ये सब जो है अबुझमाड़िया जनजाति का हम पर्व देखते हैं। अब देखो इस जनजाति में वैसे तो तंत्र मंत्र जो है उस पर अत्यधिक विश्वास किया जाता है। और जो गायता या सिरहा है वो कौन है, तो तंत्र मंत्र का जो जानकार व्यक्ति है उसको गायता या सिरहा कह देते हैं। ठीक, तो ये विशेष तौर पे आपको देखने को मिलेगा इस जनजाति में। नृत्य में इस जनजाति के द्वारा ककसाड़ नृत्य करते हैं। ककसाड़ पर्व पर विशेष तौर पर आयोजन होता है। नाचते नाचते जीवन साथी का चयन जो है इसमें ककसाड़ नृत्य में किया जाता है। गेड़ी नृत्य का आयोजन इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। रीलो नृत्य है, रीलो नृत्य और रीलो गीत भी आप देखेंगे तो भाई ये वैवाहिक जो कार्यक्रम होता है उसमें विशेष तौर पे रीलो गीत। इसके अलावा बस्तर के दशहरे में भी रीलो पूजा या रैला पूजा का आयोजन जो है किया जाता है। ये रीलो गीत ये है कौन, तो भाई जो रीलो देवी या रैला देवी हैं वो कौन है, तो जो काकती वंश के संस्थापक हैं अन्नम देव, उनकी बहन है। बहन का नाम क्या था, रैला देवी या रीलो देवी। जब मुस्लिम आक्रमण हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर, इनका जब आक्रमण हुआ है तो जो रैला देवी या रीलो देवी हैं वो उनका अपहरण कर लिया गया है नी। और इस समय अब ये भी हम देखें भाई कि असल में होता क्या है, इनके जो बड़े भाई थे अन्नम देव के, उनका नाम है प्रताप रुद्रदेव। वो प्रजा की रक्षा के उद्देश्य से, ना कि जो है एक प्रकार से कायरता वाली बात नहीं थी, प्रजा की रक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो आत्मसमर्पण किए थे। इसी दौरान क्या होता है, जो रैला देवी है, रीलो देवी है, मुस्लिम सेना के चंगुल से जो है भाग कर आ गई थी। और परिवार वालों के द्वारा जब इनको स्वीकार नहीं किया गया तो वो जल समाधि ले ली थी। और बाद में फिर इनका जो है महत्व हम देखते हैं बस्तर के दशहरे में। और बस्तर के क्षेत्र में जो वैवाहिक परंपरा होती है उसमें भी रैला गीत या रीलो गीत जो है इनके नाम पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब है। और नृत्य भी रीलो नृत्य आप देखेंगे अबुझमाड़िया जनजाति में।
बोली, इस जनजाति के द्वारा बोली में माड़ी बोली बोला जाता है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार की एक बोली है। ये आपको ध्यान देना है। लोकगीत में ददरिया, रीलो, पूजा गीत करेंगे। इसके अलावा विवाह, सगाई, छठी इत्यादि के अवसर पर गीतों का आयोजन इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अबुझ हमारिया जनजाति में कांडा बरा क्या होता है? तो कांडा बरा जो है असल में एक कौमार्य संस्कार है, कौमार्य संस्कार, जिसको पुष्प विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, असल में क्या होता है, जब कन्या में रजोगुण जो है आता है, मतलब मासिक धर्म जो है शुरू हो जाता है। जब कन्या का जो उम्र है 13-14 वर्ष के ऊपर चला जाता है, तो उसमें मासिक धर्म परिवर्तन जो है शुरू हो जाएगा। मासिक चक्र जब शुरू होता है, तो इसमें जो है अबुझ हमारिया जनजाति के द्वारा कौमार्य संस्कार या पुष्प विवाह संस्कार का विशेष तौर पे आयोजन किया जाता है, क्योंकि स्त्री जो है जननी है, और उसी उद्देश्य से जो है ये संस्कार किया जाता है नी, संसार की जननी के रूप में, कि भाई आगे जो है वो गर्भ धारण के लिए कहीं ना कहीं जो है तैयार होगी। और इस दृष्टिकोण से ये कौमार्य संस्कार या पुष्प विवाह संस्कार जो है एक कन्या के मासिक धर्म की शुरुआत के पश्चात जो है अबुझ हमारिया जनजाति में की जाती है। तो ये आप देखेंगे अबुझ हमारिया जनजाति के कौमार्य संस्कारों में इसको पूछा है कि अबुझ हमारिया जनजाति में कौमार्य संस्कार को क्या कहते हैं, या फिर पुष्प विवाह किसे कहते हैं, कांडा बरा। ठीक है।